चलिए, मेरे साथ एक गहरी सांस अंदर लीजिए और अब आराम से इसे बाहर छोड़िए। है ना कितनी आम सी बात? हम हर पल हर सेकंड ये करते रहते हैं बिना सोचे समझे। पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि इस एक छोटी सी सांस के पीछे हमारे शरीर के अंदर कितना कुछ, मतलब एक पूरा का पूरा अद्भुत सफर चल रहा होता है? तो आज हम इसी सवाल से पर्दा उठाने वाले हैं। हम उस एक सांस की पूरी कहानी को फॉलो करेंगे, ठीक नाक से शुरू होकर हमारे शरीर की हर एक कोशिका, मतलब सेल्स तक। तो तैयार हो जाइए, चलिए इस कमाल की यात्रा पर निकलते हैं। अच्छा, तो हमारा ये सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम सांस लेते ही क्यों हैं, फिर देखेंगे कि हवा फेफड़ों तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता लेती है, उसके बाद सांस लेने का पूरा मैकेनिज्म क्या है, फिर गैसों की अदला बदली कैसे होती है, और आखिर में हमारा शरीर इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कैसे करता है। सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हम सांस लेते ही क्यों हैं? जवाब असल में बहुत सीधा है, एनर्जी के लिए। जी हाँ, ऊर्जा। सांस लेना, या जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, वो असल में एक गिव एंड टेक का प्रोसेस है। हम हवा से अपने काम की चीज, यानी जिंदा रहने के लिए जरूरी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और बदले में हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसे बाहर फेंक देते हैं। ये एक अदला बदली है जो कभी रुकती नहीं। और पता है ये ऑक्सीजन करती क्या है? ये हमारे शरीर के खरबों सेल्स के लिए पेट्रोल की तरह है, एक ईंधन। ये हमारे खाने से मिलने वाले ग्लूकोज को तोड़कर वो एनर्जी बनाती है जिससे हम चल फिर पाते हैं, सोच पाते हैं, मतलब जिंदा रहते हैं। लेकिन जैसे गाड़ी धुआं छोड़ती है, वैसे ही इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जैसा एक कचरा बनता है जिसे शरीर से बाहर निकालना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि हमें ऑक्सीजन चाहिए क्यों। अब सवाल ये है कि ये हवा हमारे फेफड़ों तक पहुंचती कैसे है। चलिए इसका पूरा रास्ता देखते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखने में कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, पर ये पूरा का पूरा नेटवर्क, इंजीनियरिंग का ये शानदार नमूना बस एक ही काम के लिए बना है, बाहर की हवा को हमारे खून से मिलाना, बस। तो हवा का ये सफर शुरू होता है हमारी नाक से। वहां से ये गले के पिछले हिस्से यानी फेरिंग्स और फिर लैरिंग्स से गुजरती है। अच्छा, इसी लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि हमारी आवाज यहीं से निकलती है। फिर हवा जाती है विंड पाइप यानी ट्रेकिया में, जो आगे जाकर 2 ब्रांच में बट जाती है। इन ब्रांचेस को ब्रोंकाई कहते हैं। और फिर ये और भी पतली पतली नलियों यानी ब्रोंक्यूल से होती हुई आखिर में लाखों छोटी छोटी हवा की थैलियों में पहुंचती है, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। इस पूरे सिस्टम को समझने का एक मजेदार तरीका है। सोचिए, ये एक डिलीवरी कंपनी है। इसका पहला हिस्सा है कंडक्टिंग पार्ट, यानी नाक से लेकर ब्रोंक्यूल्स तक का रास्ता। इसका काम है पैकेज, यानी हवा को फिल्टर करना, उसे शरीर के टेम्परेचर पर गर्म करना और सही पते तक पहुंचाना। और दूसरा हिस्सा है एक्सचेंज पार्ट, यानी एल्वियोलाई। ये है असली डिलीवरी पॉइंट, जहां पैकेज खोला जाता है और गैसों की अदला बदली होती है। चलो, हवा तो फेफड़ों तक पहुंच गई, लेकिन ये अंदर और बाहर कैसे आती जाती है? ये कोई जादू नहीं, ये तो प्योर फिजिक्स का खेल है। चलिए समझते हैं कि ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है। इसको समझने के लिए बस एक नियम याद रखना है, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है, हमेशा। तो सांस अंदर लेने के लिए हमारे शरीर को बस एक छोटा सा काम करना होता है, फेफड़ों के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कम कर देना, बस। और हवा खुद ब खुद अंदर दौड़ी चली आती है। तो ये प्रेशर का फर्क पैदा कैसे होता है? यहाँ 2 हीरो काम करते हैं, एक तो डायाफ्राम और दूसरी हमारी पसलियों के बीच की मसल्स। जब हमें सांस अंदर लेनी होती है तो डायाफ्राम सिकुड़कर नीचे जाता है और पसलियां ऊपर उठती हैं। इससे क्या होता है? हमारी छाती का एरिया बढ़ जाता है, अंदर प्रेशर कम हो जाता है और हवा अंदर। और जब सांस छोड़नी होती है तो ठीक इसका उल्टा होता है, मसल्स रिलैक्स होती हैं, छाती का एरिया घटता है, प्रेशर बढ़ता है और हवा बाहर। और ये एक ऐसी लय में होता है, एक ऐसे रिदम में जो लगातार चलता रहता है, हमें पता भी नहीं चलता। आमतौर पर एक हेल्दी इंसान जब आराम कर रहा होता है तो वो 1 मिनट में करीब 12 से 16 बार सांस लेता है। अब आता है हमारी इस कहानी का क्लाइमैक्स, वो सबसे जरूरी पल जहां हवा में मौजूद ऑक्सीजन आखिरकार हमारे खून में शामिल हो जाती है। इस पूरी चीज को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, पार्शियल प्रेशर। सुनने में मुश्किल लग सकता है पर है बहुत सिंपल। सोचिए, गैसों के मिक्सचर में हर गैस का अपना एक पर्सनल प्रेशर होता है और नियम वही पुराना है, गैस हमेशा अपने ज्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाली जगह की तरफ भागेगी। अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए, यहीं पर असली कहानी छुपी है।
देखिए, फेफड़ों की थालियों यानी alveoli में ऑक्सीजन का प्रेशर है 104 और हमारे खून में जो वहां ऑक्सीजन लेने आया है उसमें प्रेशर सिर्फ 40 है। कितना बड़ा फर्क है। बस इसी प्रेशर के धक्के से ऑक्सीजन फुदककर खून में चली जाती है। और अब कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए, खून में इसका प्रेशर 45 है और फेफड़ों में सिर्फ 40। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी फटाक से खून से निकलकर फेफड़ों में चली जाती है ताकि बाहर निकल सके। और पता है ये अदला बदली कहाँ होती है? एक बहुत ही पतली सी झिल्ली पर, जिसे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहते हैं। ये इतनी ज्यादा पतली होती है 1 मिलीमीटर से भी कम। मतलब पलक झपकते ही गैसें इसके आर पार हो जाती हैं। सच में ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। इतनी कमाल की एफिशिएंसी। तो ठीक है, ऑक्सीजन अब खून में आ चुकी है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने के लिए फेफड़ों में पहुंच गई है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अब सवाल यह है कि इन गैसों को इनकी मंजिल तक कौन पहुंचाएगा और इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कौन करेगा? यहां पर हीरो बनकर आता है हीमोग्लोबिन। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में मौजूद एक खास प्रोटीन है। खून में मौजूद करीब 97% ऑक्सीजन इसी हीमोग्लोबिन से चिपककर सफर करती है। आप हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के लिए एक स्पेशल टैक्सी सर्विस समझ सकते हैं। दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसका ज्यादातर हिस्सा करीब 70% बाइकार्बोनेट बनकर खून में घुल जाता है। लगभग 23% हीमोग्लोबिन की मदद लेता है और बचा हुआ 7% सीधे प्लाज्मा में ही घुलकर वापस आ जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ज्यादातर अपने आप चलता है, ऑटोमेटिक मोड पर। हमारे दिमाग में मेडुला नाम की जगह पर एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है। ये हमारा कमांड सेंटर है जो शरीर की ज़रूरत के हिसाब से हमारी सांस की रफ्तार को खुद ब खुद कंट्रोल करता रहता है, चाहे हम जाग रहे हों या गहरी नींद में सो रहे हों। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं इस पूरे कमाल के सफर का। हमने शुरुआत की ये समझने से कि हम सांस लेते हैं एनर्जी के लिए। फिर हमने हवा का पूरा रास्ता देखा फेफड़ों तक का। हमने ये भी समझा कि कैसे सिर्फ प्रेशर के बदलने से हवा अंदर बाहर होती है। फिर हमने देखा वो शानदार गैस एक्सचेंज जहां ऑक्सीजन खून में मिलती है। और आखिर में हमने जाना कि खून कैसे इस ऑक्सीजन की डिलीवरी पूरे शरीर में करता है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये पूरा सिस्टम कितना नाजुक और कितना सटीक है ना? अब जरा सोचिए, अगर अस्थमा जैसी किसी बीमारी की वजह से इस सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो जाए, कोई सूजन या कोई नुकसान पहुंचे, तो इसका हमारी पूरी सेहत पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस अदृश्य लेकिन बेहद जरूरी प्रक्रिया की असली कीमत याद दिलाता है।